नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। और आज की क्लास महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही अनाउंस की है एसएससी ने सीजीएल और सीएचएसएल के लिए 2022 में होने वाली परीक्षाओं की तिथि। सीजीएल हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल से और सीएचएसएल हमारा स्टार्ट हो रहा है 14 मई से, 14 मई से। अब आप खुद सोचिए कि सीजीएल के लिए हमारे पास केवल और केवल एक महीना बचा है और अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं तो हमारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। तैयारी सभी की अच्छी चल रही है। आई होप कि आप सभी अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन हम जिस सेक्शन की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं या जिसकी तरफ हम कम ध्यान देते हैं, वो ध्यान हमारा होता है इंग्लिश वोकैब की तरफ कम। देखिए, यूं तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी यूट्यूब पर इंग्लिश वोकैब को लेकर, लेकिन मैं कोई भी ऐसी चीज यानी कि कोई प्रमोशन नहीं, किसी भी तरह की कोई भी अपने लिए कोई भी लालच नहीं। मैं जो भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ वो कंप्लीटली रेलिवेंट होगा फॉर एसएससी, यानी कि आप कंप्लीटली रेलिवेंट मान सकते हैं। यहाँ पर जो भी एक एक शब्द आप पढ़ेंगे इस इंग्लिश वोकेबलरी स्पेशल का, वो एक एक शब्द, एक एक वर्ड, वो एक एक ईडियम और एक एक फ्रेजेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। कोई बकवास नहीं, कुछ भी नहीं। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं को इंग्लिश वोकैब के स्पेशल में हम कवर्ड करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या होता है कि इंग्लिश की जो वोकैब होती है वो काफी रिपीट होती है। जो प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जामों में पूछी जाती है उसी में से वोकैब को रिपीट कर लिया जाता है। तो इसलिए हम उस क्षेत्र को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते जहां से सवाल सबसे ज्यादा उठने लाजमी होते हैं। तो इस वीडियो का जो हमने आज का टाइटल रखा है वो टाइटल है इंग्लिश वोकैब स्पेशल। और इसमें आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो कंप्लीट आपके बैठेंगे वो तकरीबन 300 से लेकर 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बैठेंगे, जो इन सभी एग्जामों में 2020-21 में पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन हम सभी को कवर्ड करेंगे, लिमिटेड टाइम में कवर्ड करेंगे और इस एक महीने के अंदर अंदर उसको कवर्ड करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा मुझसे एक वादा, और वो वादा ये होगा कि आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम करेंगे इसमें 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के सवाल। देखिए, सबसे पहला हमारे सामने आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, यानी कि सभी परेशानियों का, सभी विपदाओं का अंत, यानी कि या उन सभी का सॉल्यूशन। इसको बोला जा सकता है रामबाण इलाज। क्या कहा जा सकता है? हम कह सकते हैं कि सभी परेशानियों का रामबाण इलाज। भाई, बहुत सारी परेशानियां आती हैं आए दिन जीवन में, बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ घटित होती रहती हैं। कभी हमें बीमारियां घेर लेती हैं तो कभी हमें परेशानियां घेर लेती हैं। उन परेशानियों को, उन बीमारियों का अगर कोई रामबाण इलाज होगा तो उस रामबाण इलाज के लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को आपको याद रखना है, पेनिसिया। क्या कहा जाता है? पेनिसिया। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। पेनिसिया का मतलब क्या है? ये शब्द बना है पेन से। आप देखिए, थोड़ा सा आपको इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पेनिसिया में पेन शब्द आपको सुनाई दे रहा होगा। तो पेन का मतलब होता है दर्द, यानी कि दर्द से जिसने आराम दिया, पेनेसिया। दर्द से जिसने आराम दिया, पेनेसिया। यानी कि रामबाण इलाज, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, कहलाती है पेनेसिया। क्या कहलाएगी? पेनेसिया। आई होप आपको ये पहला वाला बिल्कुल याद हो गया होगा, क्योंकि मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं इसी वीडियो के अंदर 25 के 25 आपको याद करवा दूं। क्योंकि अगर आपने वीडियो दोबारा देखी तो इस वीडियो को बनाने का फिर कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि अभी हम इसकी 6-7 वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, आइए अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। पहला वाला आप याद करेंगे, फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, सभी बीमारियों का, सभी परेशानियों का, सभी विपदाओं का रामबाण इलाज कहलाता है पेनिसिया। पेनिसिया मतलब पेन ऐसा दिया कि सब दुख खत्म कर दिया। ठीक है, आइए दूसरा, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन। टॉम्ब स्टोन का मतलब होता है मकबरा। क्या होता है? मकबरा, है ना। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज डाइड, यानी कि जो व्यक्ति मर जाते हैं, जिनको दबाया जाता है, तो उनके मकबरे के ऊपर जो शब्द या जो लिखा जाता है, उस राइटिंग को क्या कहा जाता है वन वर्ड में? तो उसको कहा जाता है एपीटैफ। क्या कहा जाता है? एपीटैफ। क्या कहा जाता है? एपीटैफ। क्या कहा जाता है?
एपिटैप। मैं इतनी बार रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप कान में लीड लगा के इस शब्द को बार बार सुनेंगे और मेरे शब्दों को बार बार दोहराएंगे, मैंने कहा कि टॉम स्टोन पर किसी व्यक्ति की याद में लिखे हुए कुछ शब्द कहलाते हैं एपिटैप। बस आप इसी चीज पर अपना दिमाग फोकस करिए, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इस सिग्नल को कैच कर लेगा। और अगर आपको सवाल दिखा आपके एसएससी सीजीएल में कि आपके सामने यही सवाल आ गया कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन, तुरंत दिमाग सिग्नल कैच करेगा और तुरंत ही पकड़ लेगा एपिटैप। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं है या प्रचलन में नहीं है। ऐसी कोई चीज जो अब किसमें नहीं है, प्रचलन में नहीं है। भाई पहले उसका चलन था लेकिन अब वो प्रचलन में नहीं है, अब वो प्रचलन में नहीं है। जैसे भाई 25 पैसे, 25 पैसे पहले चलते थे लेकिन अब नहीं चलते, 50 पैसे पहले चलते थे लेकिन अब नहीं चलते क्योंकि इनका प्रचलन नहीं रहा, यानी कि ये चीज अब लॉन्गर इन यूज नहीं रही, अब ये इस्तेमाल में नहीं आती। तो ऐसे के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ऑब्सोलेट, यानी कि ऑब्सोलेट, यानी कि ये लेट आई इसलिए इस्तेमाल में नहीं आ पाई। देखिए याद करने के बहुत तरीके हैं लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं अगर आपको याद हो जाता है तो वही आपके लिए कारगर है। ऑब्सोलेट का मतलब है कि लेट आने की वजह से इस्तेमाल में नहीं है। ऑब्सोलेट, लेट आई, इस्तेमाल में नहीं है। ऑब्सोलेट, लेट आई, इस्तेमाल में नहीं है। आइए बात करते हैं अगले वन वर्ड की तरफ। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन, ऐसा व्यक्ति जो हर दर्द को, हर घटना को बिना फीलिंग जताए हुए सहन कर लेता है। यानी कि कुछ पर्सन या कुछ व्यक्ति हमारे सामने ऐसे होते हैं जो लाखों दर्द झेले होते हैं लेकिन इस भीड़ में फिर भी अकेले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो हर तरह के दर्द से वाकिफ है और हर तरह के दर्द को झेल रहा है मगर किसी से कुछ नहीं कह रहा है, जैसे कि बेरोजगार युवा, इस भारत का बेरोजगार युवा जिसके दिल में, दिमाग में इतना दर्द है, इतनी हार्डशिप है, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ चुप है क्योंकि आशा की किरण है और आशा की किरण उसके दिमाग को, उसके दिल को शांत किए हुए है। तो ये वही कह रहा है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे जो हर दर्द को, हर विपदा को बिना फीलिंग शो किए हुए झेल लेता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्टोइक। ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्टोइक। जैसे कि इस समय आप सभी उसी फेज में हैं, स्टोइक के फेज में है। ठीक है, यानी कि दर्द बहुत है लेकिन किसी से कहने का अभी समय नहीं है, क्योंकि जो मजा कहने में नहीं है वो मजा दिखाने में है, तो इसलिए करके दिखाइए, कहने में कुछ नहीं रखा। तो ऐसा पर्सन जो हर तरीके के दर्द को, हर हार्डशिप को बिना फीलिंग शो करे हुए झेल जाता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्टोइक। ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्टोइक। आते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। अगला है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी कि व्यक्ति के समाज कल्याण के लिए। वेलबींग का मतलब क्या होता है? वेलबींग का मतलब होता है कल्याण, यानी कि व्यक्ति के समाज कल्याण के लिए जो डोनेशन देते हैं, जो चैरिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे के लिए क्या वन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो उनके लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है अल्ट्रस्ट। क्या कहा जाता है? अल्ट्रस्ट। देखिए अल्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, इसको याद करने का तरीका यह है कि आप किसी को डोनेशन तभी दे सकते हैं जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। आप किसी को डोनेशन तभी दे सकते हैं जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। और कैसा ट्रस्ट? ऑल ट्रस्ट। भाई कंप्लीट ट्रस्ट करना होगा तभी तो आप डोनेशन देंगे। ठीक है, तो ऐसा डोनेशन या ऐसी चैरिटी जो किसी ह्यूमन के वेलबींग में लगाई जाए, उसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, नाम होता है ऑल ट्रस्ट। आई होप आपको ये पांचों के पांचों वन वर्ड समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, सभी बीमारियों का इलाज पेनेसिया। किसी भी मकबरे के ऊपर कुछ शब्द किसी की याद में लिख देना कहलाता है एपिटैप। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी कोई वस्तु जो प्रचलन में ना हो, ऑब्सोलेट, क्योंकि वो लेट आई थी इसलिए इस्तेमाल में नहीं आई। ऐसा व्यक्ति जो हर दर्द को सहन कर लेता है बिना अपने दर्द को बताए हुए, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है स्टोइक। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो चैरिटी करता है, डोनेशन करता है टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी कि मानव के कल्याण के लिए, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ट्रस्ट। यानी कि अगर हम उस पर कंप्लीट ट्रस्ट करेंगे, ऑल ट्रस्ट करेंगे, तभी हम उसको डोनेशन देंगे। आई होप आपको ये पांचों के पांचों समझ आ गए हैं। छठा हमारे पास आता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि किसी छोटी सी जगह में रहने का डर। किसी भी छोटी सी जगह में रहने का बहुत ही बड़ा डर, तो उसके लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया।
देखिए फोबिया का मतलब ही होता है डर, फोबिया का मतलब ही होता है डर। जैसे जिसको पानी से डर लगता है उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पानी से डरता होगा उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। सेम ऐसा व्यक्ति जो छोटी सी घुटन वाली जगह में रहने से घबराता हो या डरता हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। यानी कि छोटी सी जगह में किलस किलस के डर लगने लगता है, तो इसलिए आप याद कर सकते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि ऐसा डर जो छोटी सी जगह में रहने का डर हो। दूसरी बात करें तो हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी राइटिंग जिसको ना तो पढ़ा जा सके और ना समझा जा सके, ऐसी हैंड राइटिंग को हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है इलेजिबल। देखिए इलेजिबल, अगर यहां पर केवल लेजिबल होता, अगर यहां पर केवल लेजिबल होता तो इसका मतलब होता कि ऐसी हैंडराइटिंग जिसको आसानी से समझा जा सके। लेकिन जैसे ही यहां पर इल लगा दिया, इल ने क्या करी? यहां पर नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करी। तो लेजिबल का मतलब होता है कि ऐसी हैंडराइटिंग जिसको समझा जा सके, लेकिन जैसे ही इल लगा, इल लगते ही ये सेंस बनी नेगेटिव, यानी कि ऐसी हैंडराइटिंग जिसको ना समझा जा सके, ना पढ़ा जा सके। तो ऐसी हैंडराइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड उसको कहा जाता है इलेजिबल, इलेजिबल। आठवीं की तरफ आते हैं। आठवां है समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि ऐसी कोई चीज जो सुनाई ना दे, ऐसी कोई चीज जो सुनाई ना दे उसको कहा जाता है इनऑडिबल। क्या कहा जाता है? इनऑडिबल। अगर मैं खाली ऑडिबल की बात करूं तो ऑडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो आपको सुनाई दे। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर इन लगा दूंगा इसके आगे, जैसे ही इन प्लस ऑडिबल एक साथ जुड़ेगा ये शब्द बनेगा इनऑडिबल, जो अपने आप में कैसी सेंस प्रोवाइड करेगा? नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होगा? कि इनऑडिबल का मतलब होगा ऐसी कोई भी चीज जो आपको सुनाई ना दे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है इनऑडिबल। नौवीं की तरफ आते हैं। नौवा है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी की सहायता करता है क्राइम करने में या गुनाह करने में, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एकम्प्लिस। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एकम्प्लिस। देखिए इसको याद करने के लिए तरीका यह है कि अगर करोगे क्राइम, अगर करोगे क्राइम तो आएगी पुलिस, करोगे क्राइम तो आएगी पुलिस, करोगे क्राइम तो आएगी पुलिस। तो अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम इज नोन एज accomplice। क्या कहलाता है? accomplice। 10th पर आते हैं। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि ऐसा व्यक्ति, यहां प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी की ना सुने, यानी कि हठी हो, अड़ंग हो, अपनी बात पर अटल हो, यानी कि उसको मनाना आसान ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फास्टिडियस। जैसे कि आप सभी लोग, आपको घर वाले भी कितना मनाते होंगे, रिश्तेदार भी कहते होंगे कि प्राइवेट जॉब कर ले, सरकारी नौकरी में नहीं आते नंबर, बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, लेकिन आप अडिंग हैं, अटल हैं, हटी हैं, आपने जो ठाना हुआ है वही आपको करके दिखाना है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फास्टिडियस, जो सिर्फ अपनी सुनते हैं, बाकी किसी की नहीं मानते, और व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। अगर उसको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो फिर बिना किसी संकोच के उसे अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जो हटी हो, अडिंग हो, अटल हो, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है फास्टिडियस। क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? फास्टिडियस। मैं फिर दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि छोटी सी जगह में रहने का डर कहलाता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्या कहलाता है? क्लस्ट्रोफोबिया। छोटी सी जगह में किलस किलस के लगने लगता है डर, ऐसे याद कर लीजिए। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जो आसान ना हो समझनी, उसके लिए शब्द होता है इलेजिबल, उसके लिए शब्द होता है इलेजिबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुना ना जा सके उसको कहते हैं इनऑडिबल। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं accomplice। करोगे क्राइम आएगी पुलिस, करोगे क्राइम आएगी पुलिस। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जिसको आसान ना हो मनाना, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है फास्टिडियस। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? फास्टिडियस। तो अब हम देखते हैं अपने 11वें सवाल। देखिए 11वां है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो योग्यता रखता हो दोनों हाथों से लिखने की, वो उल्टे हाथ से भी लिख सकता हो और सीधे हाथ से भी लिख सकता हो, और ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है एमबी डेक्सट्रस। क्या कहा जाता है? एमबी डेक्सट्रस। क्या कहा जाता है? एमबी डेक्सट्रस, यानी कि दोनों हाथों से लिखने की कला रखने वाले व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है एमबी डेक्सट्रस। एमबी
डेक्स्ट्रस। और आपने जैसे थ्री इडियट मूवी देखी होगी, तो थ्री इडियट मूवी में जो वायरस था, यानी कि जो उस स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो दोनों हाथों से लिखने की कला रखता है। तो यानी कि उस फिल्म में वो वायरस के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, हम कहेंगे कि ही इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस। वो एक एम्बीडेक्स्ट्रस है, यानी कि he has the ability to use both hand equally, यानी कि उसके पास एबिलिटी है दोनों हाथों को इक्वली इस्तेमाल करने के लिए। तो जो दोनों हाथों को इक्वली इस्तेमाल करता है, उसके लिए शब्द होता है एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या शब्द होता है? एम्बी डेक्स्ट्रस। आइए बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। 12वां है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मानव का ही मांस खाता हो। आपने देखे होंगे आज भी कोई आदिवासी जनजाति ऐसी पाई जाती है जो आज भी अगर उस आइलैंड पर या कहीं भी जहां पर भी वो जिस क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, अगर वहां पर कोई ह्यूमन जाए तो वो उस ह्यूमन का शिकार करके ही खा लेते हैं। तो यानी कि अगर ह्यूमन को ह्यूमन ही खा ले, यानी कि मानव को अगर मानव ही खा ले मार के, तो ऐसे के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिस शब्द का नाम है कैनिबल। क्या कहा जाता है? कैनिबल। ह्यूमन फ्लैश का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन फ्लैश का मतलब हो गया कि मानव का मांस खाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा कैनिबल। कैनिबल इज सिमिलर साउंड लाइक एनिमल। अब देखिए जानवर भी तो यही काम करता है, एक जानवर दूसरे जानवर को ही तो मार के खाता है। तो यहां पर भी ऐसी है कि एक मानव दूसरे मानव को अगर मार कर खा रहा है, तो इसका मतलब वो कैनिबल है, यानी कि वो बहुत ही मिलता जुलता है किससे? एनिमल से। तो ऐसे साउंड याद रखिए, एनिमल से मिलता जुलता कैनिबल, है ना। और कौन है कैनिबल? जो ह्यूमन का ही फ्लैश खाएगा। आइए 13वें की तरफ चलते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको रखा जाए किसी की प्राइवेट या फिर हायर्ड कार को चलाने के लिए। यानी कि अगर कोई आपकी कार पर, आपकी प्राइवेट कार है, अगर उस पर आपने कोई व्यक्ति रखा है जो उस कार को ड्राइव करेगा, या कोई हायर्ड कार है उसको कोई ड्राइव करने के लिए अगर आपने रखा है, तो उसको कहा जाता है चौफर। क्या कहा जाता है? चौफर। क्या कहा जाता है उसको? चौफर। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कोई प्राइवेट या हायर्ड कार को ड्राइव करने के लिए एम्प्लॉयड रखा गया होगा, उस व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है चौफर। क्या होता है? चौफर। चौफर। ठीक है, चौफर। आइए चलते हैं 14th की तरफ। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में दो चीजों का होना या एक ही समय में बहुत सारी घटनाओं का होना कहलाता है कंटेम्पररी। क्या कहलाता है? कंटेम्पररी। यानी कि कंटेम्पररी का मतलब होता है कि अगर एक घटना यहां पर थी, एक घटना में अगर एक व्यक्ति यहां पर था, तो दूसरा व्यक्ति भी उसी घटना में यहां पर होगा, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, यानी कि एक ही समय पर दोनों मौजूद थे। तो ऐसों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कंटेम्पररी। क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? कंटेम्पररी। ठीक है। अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहता है, उसको कहा जाता है इमाइग्रेंट। क्या कहा जाता है? इमाइग्रेंट। क्या कहा जाता है? इमाइग्रेंट। देखिए ई से याद कर लीजिए एग्जिट, जो अपने देश से एग्जिट हो जाए या अपने देश को छोड़ दे, और छोड़ने के लिए यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए शब्द इस्तेमाल होता है माइग्रेंट, यानी कि एग्जिट माइग्रेंट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ई माइग्रेंट का मतलब है जो अपने ही देश को एग्जिट करके चला जाए। ठीक है। हालांकि अपने देश को एग्जिट करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत से खूबसूरत देश पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो यहां से जो दूर जाकर कहीं लोग पढ़ते हैं, मेरे को समझ नहीं आता, पता नहीं वो भारत में रहकर क्यों नहीं पढ़ते, अपने भारत देश के लिए क्यों नहीं सोचते। ये घटना हमारी समझ से तो कल्पना से परे है। मेरा मानना है कि भारत देश से बढ़िया पूरे विश्व में कोई देश नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अपना देश सबसे बढ़िया। आई होप आपको ये 15 के 15 भी समझ आ गए होंगे। ठीक है। टेंशन लेने की आपको कोई बात नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर वहां से ज्वाइन करिए, और वहां पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आते हैं हम अपने 16th क्वेश्चन पर। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी कि किसी भी व्यक्ति को सभी दोषों से, सभी आरोपों से मुक्त कर देना। ब्लेम का मतलब क्या होता है? कोई भी आरोप या दोष। सभी आरोपों से जिस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, नाम होता है एक्सोनरेट। क्या नाम होता है? एक्सोनरेट।
एक्सोनरेट, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाए उसको कहा जाएगा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, खुल गए हैं तेरे गेट और अब तू बाहर जाके आराम से लेट। तो यानी कि एक्सोनरेट, खुल गए हैं सारे गेट, आराम से बाहर जाके लेट, क्योंकि अब तू हो चुका है हर आरोपों से मुक्त। ठीक है, तो इस तरीके से याद कीजिए, कानों में लीड लगाइए, सुनते रहिए, आपको सब याद हो जाए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट अ प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि ऐसी कोई स्पीच, ऐसी कोई प्रेजेंटेशन जिसकी आपने पहले से कोई तैयारी ना कर रखी हो, यानी कि सडन कोई स्पीच देनी हो जाए या सडन कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी हो जाए बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उस वर्ड का नाम है एक्सटेम्पोर। क्या कहते हैं उस वर्ड को? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर यानी कि आप सपोज कीजिए आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और एक स्पीच कंपटीशन रखा गया है जिसमें आपका पहले कभी नाम था ही नहीं, ठीक है, लेकिन टीचर आते हैं और टीचर कहते हैं कि आज की स्पीच आप देंगे। टीचर कहते हैं कि आज की स्पीच आप देंगे। आप यहां पर बैठे हैं, टीचर ने आपकी तरफ पॉइंट आउट किया, अब आपकी तो कोई तैयारी नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि स्पीच आपको देनी पड़ जाएगी। तो जब आप इस स्टेज पर आके स्पीच प्रोवाइड करेंगे या स्पीच को देंगे तो आपकी तो कोई प्रीवियस प्रिपरेशन ही नहीं थी, तो इस केस में जो आप स्पीच देंगे वो कहलाएगी एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर ना करेंगे पूरी क्लास गोर और आप कर देंगे सबको बोर, क्योंकि आपने नहीं करी थी कोई भी प्रिपरेशन। ठीक है, तो बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के जो स्पीच दी जाती है वो होती है एक्सटेम्पोर, ना करेगा कोई भी गौर और आप कर देंगे सबको बोर। क्यों? क्योंकि आपने नहीं करी थी कोई भी प्रीवियस प्रिपरेशन। तो नाम क्या है उसका? एक्सटेम्पोर। क्या नाम है? एक्सटेम्पोर। क्या नाम है? एक्सटेम्पोर। आइए 18th क्वेश्चन की तरफ। एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप, ऐसा एनिमल, ऐसा जानवर जो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ग्रीगेरियस। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? ग्रीगेरियस। जैसे कि हिरन, आप सभी जानते हैं हिरन झुंड में ही रहते हैं, ठीक है, जो हिरन होता है वो हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करता है, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा ग्रीगेरियस। ठीक है, क्या होगा? ग्रीगेरियस, यानी कि किसी को गिरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उठाने के लिए ग्रुप में बहुत लोग होंगे, तो इसलिए कहलाया जाएगा ग्रीगेरियस। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप इज नॉन एज ग्रीगेरियस। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? ग्रीगेरियस। 19वां सवाल आपके सामने है। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। डिसीव्ड का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना या अपनी बातों में किसी को आसानी से ला देना, है ना। जैसा आप कहेंगे फिर वो वैसा ही मानेगा बिना अपनी बुद्धि क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, तो उसको कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको आसान हो मूर्ख बनाना। उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है गुलीबल। उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है गुलीबल। ठीक है, क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? गुलीबल। तो गुलीबल, ऐसा व्यक्ति जिसको आसान हो मूर्ख बनाना, उसको कहा जाएगा गुलीबल। आते हैं 20वें सवाल पर। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि ऐसी चीज जिसको सही ना किया जा सके, ऐसी कोई भी चीज जिसको सही ना किया जा सके उसको कहा जाता है इनकॉरिजिबल। क्या कहा जाता है? इनकॉरिजिबल। अगर खाली कॉरिजिबल की बात करें तो कॉरिजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको आप दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज पेंसिल से लिखी तो आप इरेजर से रफ करेंगे और उसको फिर दोबारा से करेक्ट कर देंगे, तो ऐसी चीज आप कहलाएंगे कॉरिजिबल, यानी कि ऐसी चीज जिसको करेक्ट किया जा सके। लेकिन जैसे ही मैं इसको इनकॉरिजिबल की बात करूंगा तो इनकॉरिजिबल यानी कि अगर आपने पेन से कुछ लिख दिया है तो अब उसको रफ करना क्या है? मुश्किल। इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी गलतियों पे पर्दा डलना उतना ही कम होता चला जाता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम लिखते भी पेंसिल से हैं और मिटा भी इरेजर से देते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी गलतियों पे पर्दा डाल दिया जाता है, हमारी गलतियों को करेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, जैसे जैसे हम ग्रेजुएशन करके अपने आप को सेटल करने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने लगते हैं, तो उस दौरान हमारे द्वारा की गई गलतियां कभी भी सही नहीं होती, क्योंकि समय में वापसी करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसको करेक्ट ना किया जा सके इज नॉन एज इनकॉरिजिबल। क्या कहलाएगी? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, तो इनकॉरिजिबल यानी कि वो चीज जिसको हम करेक्ट ना कर सके। तो आइए अब लास्ट 5 को और देखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी बचे हुए। अब हम करते हैं अपने बचे हुए लास्ट 5 क्वेश्चंस को। तो देखिए 21वां सवाल हमारे सामने है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु जिसको अवॉइड ना किया जा सके, यानी कि जिसको इग्नोर ना किया जा सके। ऐसी चीजों के लिए हम जिस वन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है इनएविटेबल। क्या होता है? इनएविटेबल। क्या कहते हैं? इनएविटेबल।
एबल, अगर खाली एविटेबल होता तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि ऐसी कोई भी चीज जिसको अवॉइड किया जा सके। अगर खाली एविटेबल होता, जैसे ही इन इसके आगे लगा, इट मेक अ नेगेटिव सेंस, इसने एक नेगेटिव सेंस बनाई, यानी कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम अवॉइड ना कर सकें, दैट इज नोन एज इनएविटेबल, यानी कि अवॉइड ना कर सके, यानी कि ऐसी कोई चीज जो अपने आप में अटल है। अब अटल कैसे है? अगर मैं आपसे कहूं कि जो धरती है वो सूरज के चक्कर लगाती है, जो धरती है, जो धरा है, जो पृथ्वी है, ये सूरज के चक्कर लगाती है। किसके चक्कर लगाती है? सूरज के, सन के, है ना? तो ये बात अपने आप में क्या है? अटल है। आप इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज धरती के चक्कर लगाएगा, नहीं, धरती ही सूरज के चक्कर लगाएगी। ये बात अटल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके लिए शब्द क्या होगा? इनएविटेबल। क्या शब्द होगा? इनएविटेबल, इनएविटेबल। 22वें सवाल की तरफ आते हैं। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी गलती नहीं करता। हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो कभी भी गलती नहीं करता, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। इस कलयुग में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो क्लेम कर दे कि मैं एक भी गलती नहीं करता, सब गलती करते। फिर भी चलिए, वन वर्ड है, हमें तो करना है। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कोई गलती ना करे। उसके लिए शब्द क्या होता है? देखिए, जब हम गलती करते हैं तो हमें कैसे एहसास होता है कि हमने गलती करी है? हमें गलती का एहसास होता है जब हमें किसी पत्थर से, पत्थर का मतलब क्या है यहाँ पर? किसी व्यक्ति से या किसी अपने से ठोकर लगती है। और जब हम किसी से टकराते हैं, ठोकर खाते हैं, तो हम धड़ाम से नीचे की तरफ आ गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उस गलती का एहसास उसको तब पता होता है जब वो धड़ाम से, ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आकर गिर जाता है। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं करेगा। देखिए, यहीं पर शब्द आपको दिखा रहा होगा, फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। और इनका मतलब नेगेटिव सेंस, यानी कि नहीं गिरना, यानी कि अपने को गिरने ना देना, यानी कि इनफॉलिबल, अपने को गिरने ना देना। ऐसा व्यक्ति कौन होगा? जो कभी भी गलती नहीं करेगा। तो इनफॉलिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु वन कैन नॉट मेक मिस्टेक। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी गलती ना करे इज नोन एज इनफॉलिबल। आइए 23 को देखते हैं। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, ऐसा व्यक्ति जो या तो डिक्शनरी को लिखता हो या फिर उसमें संशोधन करता हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। क्या कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफर। ऐसा व्यक्ति जो या तो डिक्शनरी को लिखता हो या उसमें संशोधन करता हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, 24 कितना बढ़िया है। अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता हो। डिसलाइक का मतलब क्या होगा? घृणा करना। तो ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है मिसोजिनिस्ट। देखिए, मीसो का मतलब होता है घृणा, मीसो का मतलब ही होता है घृणा करना, यानी कि ऐसी कोई चीज जो हमें पसंद ना हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं मीसो। ठीक है, और जिनिस्ट, जो यहाँ पर जिनिस्ट आया है वो आया है वुमेन के लिए। जिनिस्ट जो शब्द आया वो आया महिला के लिए, यानी कि घृणा करना किससे? महिला से, उसको कहा जाता है मिसोजिनिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है इज नोन एज मिसोजिनिस्ट। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी प्रपोजल कोई भी लड़की ठुकरा दे तो वो व्यक्ति तुरंत उससे घृणा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है मिसोजिनिस्ट। ठीक है, हालांकि ये मजाक में मैंने आपको समझाने के लिए बोला। ठीक है, सब अपने आप में अच्छी होती है, बिना नारी के कभी भी संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए नारियों से घृणा नहीं करनी चाहिए। देखिए, उनका भी मन है, उनका भी दिल है अपने जीवन में आजादी का उसी तरीके से आनंद लेना जैसे आप ले रहे हैं। तो इसलिए समानता हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, 25th क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बड़ी खुरापाती इमेज हो। खुरापाती यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कुछ ना कुछ खुरापाती करता रहता हो। खुरापाती का मतलब पता है क्या होता है? खुरापाती का मतलब होता है जो हमेशा शरारत, बदमाशी, इस तरीके की शैतानी, इस तरीके का काम करता है, यानी कि क्राइम के अंडर भी आते होंगे वो काम, तो उन्हें कहा जाता है नोटोरियस। क्या कहा जाता है? नोटोरियस। यानी कि इस व्यक्ति को नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन अपनी खराब कर रहा है। तो इसलिए इस बात को नोट कर लो कि ये व्यक्ति आगे जाकर जीवन में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने जीवन में कैसा है? खुरापाती है। तो इस बात को कर लो नोट, इसलिए कहलाएगा नोटोरियस। अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन इज नोन एज नोटोरियस। आई होप आपको ये 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी वीडियो के अंदर याद हो गए होंगे। मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी की कोई भी
सजेशन है हमारे लिए तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज सजेशन दे सकता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए।